Friends, myself, Dr. Sachin Goswami, and I welcome you on my YouTube channel Goswami Classes. दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एरियोपेगिटिका। एरियोपेगिटिका अगर जो आप जानते हैं तो ये मिल्टन का लिखा हुआ एक फेमस वर्क है, प्रोज वर्क है दोस्तों, और ये प्रोज पॉलेमिक के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, इसको मैं बता देता हूँ आपको किस नाम से इसको जाना जाता है। हमें प्रोज पॉलेमिक, क्योंकि ऑप्शन में आ सकता है आपके ये, तो ये क्या है, प्रोज पॉलेमिक है इन द फॉर्म ऑफ अ पैम्पलेट। ये एक पैम्पलेट के फॉर्म में है दोस्तों, प्रोज पॉलेमिक है। अब आपको ये समझना होगा कि पॉलेमिक क्या होता है, किसको हम पॉलेमिक कहते हैं। पॉलेमिक को अगर जो मैं बिल्कुल ईजी वर्ड्स में आपको समझाऊं तो दोस्तों इसका मतलब होता है आर्ग्यूमेंट राइटिंग। आर्ग्यूमेंट राइटिंग यानी कि किसी बात को लेकर तर्क वितर्क करना, और किसी भी गंभीर मुद्दे को लेकर जब समाज में कोई भी ऐसी घटना घटती है जिससे जो हमारा जो लेखक वर्ग है वो उसकी कलम जो है कुछ बोलना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, तो वो जब एक आर्ग्यूमेंट के रूप में कलम चलती है दोस्तों, तो उसको कहा जाता है पॉलेमिक। क्या कहा जाता है? पॉलेमिक। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एरियोपेगिटिका क्या है? ये एक प्रोज पॉलेमिक वर्क है मिल्टन का। और अगर जो हम देखें तो दोस्तों ये एक स्पीच है। स्पीच है किसकी? जॉन मिल्टन की। और जॉन मिल्टन की स्पीच किसको लेकर? फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। और ये एरियोपेगिटिका का कंप्लीट टाइटल भी बनता है। क्या बनता है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। एरियोपेगिटिका, अ स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। ये जो वर्क है मिल्टन का दोस्तों, ये 1644, याद रखना 1644। मैं आपको समरी के साथ साथ मेजर पॉइंट्स बताता हुआ चल रहा हूं जो एग्जाम में इसमें पूछे जाते हैं। पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि एरियोपेगिटिका किसका वर्क है? आपका आंसर होगा जॉन मिल्टन का वर्क है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि एरियोपेगिटिका क्या है? तो आपका आंसर होगा एक स्पीच है। और किस विषय पर दी गई स्पीच है? ये स्पीच है लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग पर लेकर, जो पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड के द्वारा। और इसमें ये जो वर्क है दोस्तों ये पॉलेमिक की श्रेणी में आता है, कैटेगरी में आता है। पॉलेमिक मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक आर्गुमेंट राइटिंग जो होती है वो पॉलेमिक होता है। अब इसको आप समझें दोस्तों। ये सबसे पहले हम बात करेंगे लाइसेंस्ड प्रिंटिंग क्या होती है, किसको कहा जाता है, और अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग के बारे में क्या बात की गई है यहाँ पर। जैसा कि आपने देखा होगा, मैं बहुत इजी कर देता हूँ इसे आप लोगों के लिए। कोई भी मूवी बनती है तो उसको तब तक थिएटर में नहीं लाया जाता, तब तक वो रिलीज़ नहीं होती जब तक उसको सेंसर बोर्ड पास नहीं कर देता। अब सेंसर बोर्ड उसमें चीज़ें देखता है कि कहीं समाज विरोधी तो नहीं है, कहीं ये धर्म विरोधी तो नहीं है, कोई जातिवाद को लेकर तो नहीं है, और इसमें कहीं सेक्सुअलिटी को तो नहीं परोसा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेंसर बोर्ड काउंट करता है। उसी तरह से मिल्टन के समय में दोस्तों ये हुआ करता था कि अपने वर्क को, अपने लेख को प्रकाशित कराने से पहले जो है गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपकी जो बुक लिखी गई है उसको सरकार के जो अथॉरिटीज़ हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं, वो उसको पास करेंगे, तब जाके वो पब्लिश होगी। ये कंडीशन थी। और ये कंडीशन किसके द्वारा लगाई गई थी? ये कंडीशन लगाई गई थी पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड के द्वारा। याद रख लेना, किसके द्वारा? पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड के द्वारा ये कंडीशन लगाई गई थी। और रीज़न क्या था? 1643 में ये देखा जा रहा था दोस्तों उस समय कि जो कुछ वर्क ऐसे थे जिसमें राजा के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी, धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी। तो उन आवाज़ों से कहीं एक राष्ट्र विरोधी या धर्म विरोधी माहौल ना बन जाए, इसके लिए ऐसे वर्क पर बैन लगाया जा रहा था, रोक लगाई जा रही कह सकते हैं हम कि, और वो रोक ही लगाना हो गया। अगर जो लेखक लिख भी देगा तो भी वो पब्लिश नहीं हो पाएगी। क्यों? तब तक जब तक कि वो जो वो अथॉरिटी है वो उसको पास नहीं कर देती। तो कुल मिलाकर ये क्या था? ये एक रोक थी किसके खिलाफ? फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ, फ्रीडम ऑफ राइटिंग के खिलाफ। ये एक स्पीच थी।
अब इसमें भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि क्या हुआ करता था कि उस समय पे ये सिचुएशन ऐसी थी कि अगर जो कोई व्यक्ति अपनी बात को कहना चाहता है समाज के मुद्दों को लेकर, किसी बात को लेकर, तो वो चाहकर भी नहीं कह सकता था। क्यों नहीं कह सकता था? क्योंकि उसकी चीज़ों पर, उसकी बात पर रोक लग जाती थी। क्यों लग जाती थी? जब वो अपनी बुक देता था, अपनी बात को प्रेजेंट करता था, तो उस समय क्या कहते हैं, जो ये अथॉरिटी थी उसको एक तरह से रिजेक्ट कर देती थी। अब ये जो दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ एरियोपैगेटिका, इसमें क्या है, इसमें ये जो लिखी गई है, एक स्पीच लिखी गई है। अब लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर स्पीच तो बोली जाती है, फिर ये स्पीच लिखी कैसे गई है? क्योंकि ये जो थे मिल्टन जो थे, ये पार्लियामेंट के मेंबर नहीं थे। मिल्टन जो थे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं, वो उनको बोलने का एक तरह से राइट होता है, वो बोल सकते हैं, लेकिन मिल्टन बोल नहीं सकते थे, तो अपनी बात को लिखित रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। और मिल्टन का थोड़ा सा कोई पर्सनल टच भी था, देखो इस चीज़ को लेकर। क्यों पर्सनल टच था? क्योंकि इससे पहले मिल्टन ने डाइवोर्स एक्ट की बात की थी, तो वहाँ पर भी समाज में मतलब उसका विरोध हुआ था, जबकि मिल्टन ने अपनी बात को एनोनिमसली रखा था, और उसके बावजूद भी जो है मिल्टन की निंदा की गई थी। क्यों? क्योंकि उसमें ये लोग जो थे इस वजह से क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, इस मुख्य रूप से जो धार्मिक लोग थे, वो क्या कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये सेक्सुअलिटी को बढ़ावा दे रहा है, और इसमें समाज को भड़काने वाली बात कही गई है। तो वहाँ पर भी उस लेख का विरोध किया गया था। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस एरियोपैगेटिका के, अगर जो हम बैकग्राउंड की बात करें, तो ये जो एरियोपैगेटिका था दोस्तों, ये 23 नवंबर 1644 में ये पब्लिश हुआ था। कब पब्लिश हुआ था? 23 नवंबर 1644, याद रख लेना। नवंबर 1644 में ये पब्लिश हुआ था, और ये मिल्टन का प्रोज वर्क था, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। और ये जो दोस्तों इसका सोर्स की अगर जो हम बात करें, तो ये जो एरियोपैगेटिका है, ये जो टाइटल है, ये टाइटल कहाँ से ड्राइव्ड किया गया है, किस उससे ड्राइव किया गया है दोस्तों? ये ड्राइव किया गया है ग्रीक से, और ग्रीक के किस वर्क से? एरियोपैगेटिकॉस वर्क से ये किया गया है। अब ये जो थी, ये एक स्पीच थी दोस्तों, जो कि किसने लिखी थी? ये एथेनियन ऑरेटर जिनका नाम था आइसोक्रेट्स के द्वारा ये स्पीच लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? आइसोक्रेट्स के द्वारा। अब यहाँ पर ही आपको पता चल जाता है कि ये जो आइडिया, ये जो सोर्स जो एरियोपैगेटिका की है, ये क्या है? जो एरियोपैगेटिका की सोर्स है दोस्तों, वो है एथेनियन ऑरेटर आइसोक्रेट्स का वर्क एरियोपैगेटिकॉस। रिमेंबर दैट। कौन सा वर्क? एथेनियन ऑरेटर आइसोक्रेट्स का वर्क एरियोपैगेटिकॉस, ये इसकी सोर्स आती है। अब इसमें जो ये एरियोपैगेटिकॉस है दोस्तों, अब ये वर्ड कहाँ से आया, इसकी बात करें तो दोस्तों इसको हम तोड़ेंगे किससे? एरियोपैगस से। अब एरियोपैगस जो है, एरियोपैगस से ये शब्द आता है, किससे वर्ड आया? ये एरियोपैगस से वर्ड आया। अब ये एरियोपैगस क्या है दोस्तों? एथेंस में एक पहाड़ी का नाम है, याद रख लेना। ये एथेंस में एक पहाड़ी का नाम है जो एरियोपैगस है। एथेंस की एक पहाड़ी है एरियोपैगस, वहाँ से ये एरियोपैगेटिका ये वर्ड आया। और एरियोपैगेटिकास जो है ये एक ग्रीक वर्क है, ग्रीक स्पीच है, जो कि एथेनियन ऑरेटर आइसोक्रेट्स के द्वारा दी गई थी। और मिल्टन जो थे वो उसी सोर्स को लेकर मिल्टन ने ये
एरियोपेगिटिका लिखा। इसका जो सब्जेक्ट मैटर है दोस्तों, इसका सब्जेक्ट मैटर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि फ्रीडम ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रिंटिंग, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है हमारा एरियोपेगिटिका बाय मिल्टन के द्वारा। आई होप कि इतने पॉइंट आपको जितना मैंने अभी तक बताया इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये जो आइसोक्रेट्स थे जिनकी हम बात कर रहे हैं, एरियोपेगिटिकोस जिन्होंने लिखा था, ये पार्लियामेंट के मेंबर नहीं थे, बिल्कुल मिल्टन की तरह, जैसे मिल्टन नहीं थे ऐसे ही ये पार्लियामेंट के मेंबर नहीं थे। और इस वजह से अब इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो वर्क है ये रिटन फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इंस्टीड ऑफ या इन प्लेस ऑफ ऑरली प्रेजेंटेशन। ऑरली प्रेजेंटेशन की तुलना में ये किस में प्रेजेंट करेंगे, इसको रिटन में प्रेजेंट करेंगे। तो ये जो था एक पैम्पलेट फॉर्म में लिखा गया, पैम्पलेट जो थे वो लोगों तक पहुंचाए गए, और ताकि लोगों को वो जो चीज़ है, जो बात मिल्टन कहना चाहते हैं, वो लोगों को पता चल सके। तो इतना क्लियर हुआ। तो ये जो था दोस्तों, ये किस चीज़ के खिलाफ था, ये किस चीज़ के खिलाफ था? तो इसमें मिल्टन आर्ग्यू करते हैं जो पार्लियामेंट का 1643 ऑर्डिनेंस था ऑफ द रेगुलेटिंग प्रिंटिंग को लेकर, जिसको लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643 के नाम से भी जाना गया। याद रखना दोस्तों, ऑर्डिनेंस फॉर रेगुलेटिंग ऑफ प्रिंटिंग, ये ऑर्डिनेंस फॉर रेगुलेटिंग ऑफ प्रिंटिंग ये सरकार का आदेश था जो कि प्रिंटिंग रेगुलेशंस को लेकर था, जिसको लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643 के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643। तो कुल मिलाकर एक तरह से लाइसेंस लेना होगा, यानी कि अनुमति लेनी होगी सरकार की। जब तक सरकार अनुमति नहीं दे देती तब तक वो वर्क प्रकाशित नहीं होगा। दोस्तों, बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस एरियोपेगिटिका को, ताकि आपको कोई भी डाउट, जरा सा भी, इतना भी डाउट ना रहे। और मैंने आपको ये बताया कि ये मिल्टन का पर्सनल टच लिए हुए था। पर्सनल टच का कारण क्या था? क्योंकि मिल्टन जो थे सेंसरशिप का सामना ऑलरेडी कर चुके थे। क्यों? क्योंकि इन्हों के डाइवोर्स के लेकर जो ये ट्रैक्ट्स थे जो इन्होंने पब्लिश करे थे, और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि डाइवोर्स को लेकर द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, जो इनका 1643 वर्क था, वो एनोनिमसली इन्होंने पब्लिश कराया, अनलाइसेंस्ड वर्क था, और इसको कंडम कर दिया गया था प्यूरिटन्स के द्वारा। प्यूरिटन्स जो क्लर्गी थे उन्होंने इसको पूरी तरह से कंडम कर दिया था, इसका खंडन कर दिया था, ये कहकर कि ये समाज के खिलाफ है, ये सेक्सुअलिटी को परोस रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं जो है समाज को तोड़ने की बात कही गई है। तो इस वजह से इसका खंडन कर दिया गया था। अब ये जो दोस्तों एरियोपेगिटिका है, इसके रेफरेंसेस की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ग्रीक से प्रभावित होकर टाइटल का रेफरेंस है। इसके साथ साथ मिल्टन इसमें बाइबलिकल रेफरेंसेस भी देते हैं, ठीक है ना, अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए बाइबल के रेफरेंसेस भी देते हैं। और मिल्टन का मानना ये है कि जब गुड बैड की आती है, देखो दो तरह के लिटरेचर की बात की गई, एक तो गुड लिटरेचर और एक बैड लिटरेचर। और ये जो सेंसरशिप वाला बोर्ड है ये क्या करता है, जो बैड लिटरेचर है उस पर रोक लगाता है। लेकिन अब इनके हिसाब से तो परिभाषा अलग है ना बैड लिटरेचर को रोकने की, क्योंकि ये बैड लिटरेचर किसे मानते हैं? जो व्यक्ति राजा के खिलाफ आवाज़ उठा दे वो बैड है। क्या ये गलत बात है? अगर जो राजा गलत है, वो गलत काम कर रहा है या फिर उसकी पॉलिसीज़ गलत हैं, तो लेखकों को एक राइट होता है लिखने का, बात को कहने का। जैसे कि आज के टाइम में आप फ्री हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं, न्यूज़ में दे सकते हैं, आप कहीं भी कह सकते हैं। एक राइट होता है कि मर्यादाओं में रहकर अपनी बात कही जाए और सामने वाले को क्रिटिसाइज भी कर दिया जाए। लेकिन वो राइट मिल्टन के समय में उससे छिनता प्रतीत हो रहा था, मिल्टन से वो राइट छिन रहा था। तो यही चीज़ थी जो मिल्टन को जो है परेशान कर रही थी एक तरह से। अब मिल्टन जो है जब ये चीज़ देखते हैं तो वो ये एक रेफरेंस इसमें देते हैं, और वो ये कहते हैं कि पहली बात तो बाइबल की बात करो, कि बाइबल में भी बहुत सारी बातों को इस प्रकार से बताया गया है, जहाँ पर बुराइयों को भी दर्शाया गया है, अच्छाई को भी दर्शाया गया है। तो क्या आप बाइबल जैसे ग्रंथ पर रोक लगा देंगे? दूसरी बात,
वो ये कहते हैं कि उनको तो उस ग्रंथ को तो काफ़ी लर्नेड पीपल ने पढ़ा है, क्या आप उसकी बुद्धि पर रोक लगा देंगे? क्या उसके विचारों पर रोक लगा देंगे? अगर जो इंसान को अपनी बात कहनी है तो वो तो अपने मुंह के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से कैसे भी दूसरों तक पहुंचा सकता है। तो फिर ये ऐसा एक्ट क्यों लगाई जा रही है, इस प्रकार की रोक क्यों लगाई जा रही है, सेंसरशिप वाली कंडीशन? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइसेंसिंग वाला जो सिस्टम है उसके खिलाफ मिल्टन पूरी तरह से थे। अब इसी बात को रखने के लिए, अपने आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट करते हुए मिल्टन उदाहरण देते हैं एंशिएंट ग्रीस का और रोम का उदाहरण देते हैं। और वो क्या कहते हैं कि जो एंशिएंट, जो प्राचीन ग्रीक हुआ है या रोम हुआ है, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर लेखकों ने बहुत बड़ी बड़ी गंभीर बातें कही हैं, धर्म को लेकर कही है, राजा प्रणाली को लेकर बातें कही गई हैं, लेकिन क्या उन पर रोक लगा दी गई? अगर जो उन पर रोक लगा दी गई होती तो आज जो इंटेलेक्चुअल फिलोसोफर्स पैदा हुए हैं, जो हमारे बहुत विशेष दर्जे के दार्शनिक हुए हैं ग्रीक के और रोम के, शायद आज वो ना होते। और उन्होंने अपनी बात को बिल्कुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ रखा। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। और अगर जो इस प्रकार से एक राइटर के प्रति कोई रोक लगा दी जाती है तो वो राइटर के प्रति नहीं लग रही है। मिल्टन कहता है वो जो रोक लगी है ना, वो समाज के लिए लगी है, समाज के ज्ञान के लिए रोक लगी है, कि समाज को सीखने से रोका जा रहा है, समाज को सिखाने से रोका जा रहा है। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में एक तरह से समाज का अपमान हो रहा है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। और इस वजह से, इस लाइसेंस की वजह से लेखक जो है पूरी तरह से अपनी प्रतिभा का भी जो है प्रदर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि जो बात वो कहना चाहते हैं उनको डर लगता है कि कहीं मेरी बात को दबा ना दिया जाए, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं इतनी मोटी किताब लिखूं, इतना मेहनत करूं, और इतनी मेहनत करने के बाद में पता चले हाथ में क्या लगा, बाबा जी का ठुल्लू। क्यों? क्योंकि उसके वर्क को रोक दिया गया, उसकी मेहनत तो बेकार गई ना। तो वो वही बात मिल्टन ये कहते हैं कि इससे क्या होता है, लेखक का की जो प्रतिभा है उसका हनन हो रहा है, उस प्रतिभा को कहीं ना कहीं रोका जा रहा है, वो प्रतिभा कहीं ना कहीं अंदर ही मर रही है। तो वो बात वो यहां पर कहते हैं। और लेखक जो है कहीं ना कहीं सच्चाई से मुंह छुपा रहा है। क्यों छुपा लेगा? क्योंकि वो अपनी बात, जो सच बात है, वो नहीं कह पाएगा। क्यों नहीं कह पाएगा? क्योंकि एक प्रेशर है, एक परेशानी है। उस परेशानी की वजह से वो इस बात को नहीं कह पाएगा। और इससे क्या होगा? इससे समाज में एक डिक्लाइन होगा, समाज का एक पतन होगा। और पतन किस चीज़ में होगा? समाज का पतन होगा सोच को लेकर, बुद्धिमत्ता को लेकर, इन बातों को लेकर समाज का पूरी तरह से पतन हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों मिल्टन जो है यहाँ पर उदाहरण देता है कि ये ऐसा नहीं था कि हमने प्रयत्न पहले नहीं किए, पहले भी प्रयत्न किए। वो उदाहरण देता है चार्ल्स फर्स्ट के टाइम का। चार्ल्स फर्स्ट में स्टार चैम्बर, दोस्तों जैसा ये लाइसेंस के लिए यहाँ पर बनाया गया, ये जो कानून बनाया गया, ऐसा ही चार्ल्स फर्स्ट के टाइम में बन गया था। जैसे कि ये जो कानून था, जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड के द्वारा पास किया गया लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग को लेकर, ऐसा ही चार्ल्स फर्स्ट के समय में भी इस चीज़ को लेकर बना था, स्टार चैम्बर के नाम से। किस नाम से बना था दोस्तों? स्टार चैम्बर के नाम से बना था। याद रख लेना, मिल्टन चार्ल्स लैम्ब के समय किस रोग का उदाहरण देते हैं? प्रिंटिंग जो एक ऑब्स्टिकल आई थी प्रिंटिंग में, वो कौन सी थी? स्टार चैम्बर के नाम से आई थी। अब स्टार चैम्बर में और सबसे बड़ी बात ये है, जो अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग वाला जो कानून था और जो स्टार चैम्बर के थे, उसके काफ़ी मेंबर्स जो थे वो सिमिलर थे, जो इस लाइसेंस प्रक्रिया में थे। अब स्टार चैम्बर में भी यही चीज़ थी कि समाज के खिलाफ, राजा के खिलाफ नहीं बोला जा सकता, धर्म के खिलाफ नहीं बोला जा सकता। और इसमें ऐसे में बहुत सारी परेशानी आई, लेकिन मिल्टन और जो उसके साथी थे वो उन्होंने इसका विरोध किया और उस विरोध में उनको सफलता भी मिली। लेकिन ऐसी सफलता का क्या फ़ायदा, जो कुछ समय पश्चात ही दूसरे रूप में बदल गई।
अब उसका बस केवल ये कह लीजिए कि नाम बदल दिया गया। मतलब विद इन 1 और 2 ईयर्स ही ऐसी कंडीशन आ गई कि फिर से वही कानून दूसरे रूप में प्रस्तुत किया गया और यहाँ पर फिर से वही रोक लगा दी गई। तो मिल्टन को ये चीज़ जो है ये बर्दाश्त नहीं हो रही है। मिल्टन कहीं ना कहीं इस चीज़ को कहते हैं कि इससे जो है सब कुछ मतलब एक तरह से तितर बितर हो जाएगा, चीज़ें बदल जाएंगी, जो लोगों की सोच है वो वैसी नहीं रहने की जैसी होनी चाहिए। तो एरियोपेगिटिका में क्या हुआ? एरियोपेगिटिका में दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि विचारों का हनन किया गया, मतलब जो सोच थी, लोगों की जो सोच थी उसको दबाया गया। एक तरह से ये कहा जा सकता है जो विचार थे वो क्या हो रहे थे, उनको दबाया जा रहा था। और कौन दबा रहा था? सरकार दबा रही थी। और सरकार जो विचार दबा रही थी दोस्तों, किस चीज़ को लेकर दबा रही थी? फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस को लेकर उन विचारों को दबाया जा रहा था। और जो राजा और जो धर्म के कुछ लोग थे उनको ऐसा लग रहा था कि उनके खिलाफ ये चीज़ें जो भड़काई जा रही हैं उससे उनको नुकसान हो सकता है। अब ऐसा लोग कौन सोचेंगे दोस्तों? ऐसा वो सोचेंगे जो करप्ट होंगे। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इवन कल भी मैंने आपको मिल्टन के वर्क का उदाहरण देते हुए बताया था कि जो ऑफ रिफॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो वहाँ के लोग थे, जो रिलीजियस पीपल थे, उनका बॉन्ड था किंगलीशिप से, और वो कहीं ना कहीं वहाँ पर इस प्रकार से करप्शन बढ़ रहा था, धार्मिक करप्शन बढ़ता जा रहा था। तो वो जो धार्मिक करप्शन बढ़ रहा था ना, रिलीजियस करप्शन, अब उनको यही डर लग रहा था कि कहीं हमारे इसका भांडा फोड़ ना हो जाए, कहीं जो देश के लोग हैं वही इसके विरोधी ना हो जाएं। इस बात को लेकर लोगों में एक भय का माहौल, लोगों में नहीं, स्पेशली जो ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ थी और गवर्निंग अथॉरिटीज़, किंगली अथॉरिटीज़ की बात हम कर रहे हैं, गवर्निंग अथॉरिटीज़ में चर्च अथॉरिटीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो अथॉरिटीज़ थी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कुछ भड़काऊ चीज़ें, भड़काऊ भाषण लोगों के बीच में जाएं जिससे लोग उनके खिलाफ हो जाएं। तो इस वजह से ये चीज़ लाई गई। और दोस्तों इसमें ये चीज़ जो मिल्टन है, मिल्टन जो है बिल्कुल खुलकर खिलाफ जाते हैं। मिल्टन ये कहते हैं कि जो क्रिटिसिज्म है ना, क्रिटिसिज्म है, आलोचना है। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। क्रिटिसिज्म इज बेटर देन फॉल्स फ्लैटरी। याद रख लेना, क्रिटिसिज्म इज बेटर देन फॉल्स फ्लैटरी। जो ये आलोचना है ये झूठी चापलूसी करने से कहीं ज़्यादा अच्छी है। भाई राजाओं की चापलूसी की जाए, जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनकी चापलूसी की जाए, उससे अच्छा है कि आप आलोचना करें, आप उनके खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों, सब जगह यही होता है, आज के भी लोग यही करते हैं। आप किसी स्कूल में चले जाइए, वहाँ पर आपको जो प्रिंसिपल है या फिर हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बने हुए हैं, जो भी बने होंगे, उनके चापलूस टीचर्स बहुत मिल जाएंगे जो उनकी फ्लैटरी करते रहते हैं, हर समय चापलूसी करते रहते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मतलब अगर जो ओहदा किसी का थोड़ा सा बड़ा है तो उसकी चापलूसी करने से आपको क्या मिल जाएगा? अरे आप हमेशा सच के लिए लड़ें। अगर जो सच्चे मन से हैं, अगर जो ऊपर की गद्दी पे जो बैठा है ना वो गलत है और उसके खिलाफ आप बोल रहे हैं, तो मैं कहता हूँ आप सही हैं। बोलना चाहिए, आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से स्कूल्स में क्या होता है, जो प्रिंसिपल होते हैं वो बहुत तानाशाही बन जाते हैं, तानाशाही प्रवृत्ति के हो जाते हैं, टीचर्स का शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं उनको ओवर वर्क करा के और बहुत सारी चीज़ें, और इस तरह से मतलब उनको चाहे वो कितने ही अच्छे टीचर्स क्यों ना हो, लेकिन वो अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर दिखाते हैं और उन टीचर को नीचे दबाते हैं, उन टीचर्स को। ऐसा ही डिग्री कॉलेजेस में होता है, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में होता है, बीएड कॉलेजेस में होता है। तो जहाँ पर ये इस तरह की सिचुएशन आ जाती है ना, ये तानाशाही वाली प्रवृत्ति आ जाती है जो सीनियर्स होते हैं उनमें, और अधिकतर ये देखा गया है कि 99% बल्कि 100% ही लोग आज के हमारे कैसे हैं, वो या तो ये कह लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से या फिर कुछ अदर रीज़न से, पता नहीं क्या रीज़न है उनके, वो अपनी आवाज़ को दबा लेते हैं। और मेरा मानना ये है, अगर भाई आपके अंदर दम है, आपके अंदर नॉलेज है, तो आप तो जॉब कहीं भी ले लेंगे। तो क्यों डर रहे हो? खुलकर बोलिए ना, आवाज़ उठाइए उनके खिलाफ। जो ऐसे लोग हैं, चाहे वो भले ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स क्यों ना हो, चाहे वो सीनियर्स क्यों ना हो या प्रिंसिपल क्यों ना हो, सबके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए अगर जो वो गलत है। लेकिन
उठाए कौन? सब दबे हुए हैं और अधिकतर लोग फ्लैटरी को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि बटरिंग को फॉलो कर रहे हैं, चापलूसी को फॉलो कर रहे हैं। और मिल्टन साफ साफ कहते हैं, मिल्टन क्या कहते हैं? मिल्टन साफ साफ कहते हैं जो फॉल्स फ्लैटरी है उससे तो अच्छा क्रिटिसिज्म अच्छा है। मतलब झूठी चापलूसी करो, आपको भी पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, करने वाले को पता है कि मैं इसकी चापलूसी गलत कर रहा हूं, मैं गलत जा रहा हूं, गलत दिशा में बढ़ रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी चापलूसी करनी है। तो अरे भाई आवाज़ उठाइए ना, क्रिटिसिज्म कीजिए। तो मिल्टन ये कहते हैं कि जो क्रिटिसिज्म है वो अच्छा है। और किससे अच्छा है? फॉल्स फ्लैटरी से क्रिटिसिज्म अच्छा है, ऐसा मिल्टन का मानना है। अब इसके बाद दोस्तों जो मिल्टन है, मिल्टन और भी बहुत सारे उदाहरण देते हैं। और मिल्टन उदाहरण देते हैं, मोसेस का उदाहरण देते हैं, और डेविड एंड पॉल जैसे महान जो विद्वान हुए हैं उनका उदाहरण देते हैं। और वो ये बात कहते हैं कि वो लोग जो विद्वान हुए क्यों हुए? बिकॉज दे वेंट थ्रू ऑल सॉर्ट ऑफ बुक्स, क्योंकि वो हर तरह की किताबों से होकर गुजरे। अब किताबें कैसी होती हैं? अच्छी किताबें, बुरी किताबें होती हैं। दोस्तों आपने लॉन्जाइनस का ऑन द सबलाइम पढ़ा हुआ हो, जो कि क्रिटिकल वर्क है, तो उसमें भी लॉन्जाइनस बात करता है गुड बुक और बैड बुक की। गुड बुक कौन सी होती हैं? गुड बुक वो होती हैं जो अपने अंदर प्योरिटी लिए होती हैं, जो अपने अंदर सब्लिमिटी लिए होती हैं। और बैड बुक्स वो होती हैं जो पर्पसलेस होती हैं। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन जो हमारे ये जो गवर्नमेंट है उनकी जो सोच है वो बिल्कुल अलग है। मिल्टन के टाइम पर वो बैड बुक उन्हें मान रहे हैं जो सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं, जो चर्च की नीतियों के खिलाफ हैं, कुछ धार्मिक विशेष लोगों की नीतियों के खिलाफ हैं, उनको बैड बुक का दर्जा दिया जा रहा है। ये तो गलत है ना। तो मिल्टन ये कहते हैं मोसेस, डेविड एंड पॉल जैसे लोगों ने सब प्रकार की किताबों को पढ़ा और इसी वजह से उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया, लोगों ने उनको समझा। तो वही चीज़ वो कहते हैं कि यही कारण है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें खुलकर अपने विचारों को रखना होगा। और खुलकर हम अपने विचारों को तभी रख पाएंगे जब इस प्रकार के कानूनों का खंडन किया जाए। जो ये लाइसेंसिंग वाली कंडीशंस है कि बिना अनुमति लिए बुक पब्लिश नहीं हो सकती, तो इस तरह की चीज़ों का खंडन किया जाना चाहिए। और क्योंकि फिर अगर जो हम ऐसा करते हैं तो इम्प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएंगी, प्रैक्टिकल सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो एक तरह से ख़त्म हो जाएगी। और ये जो लाइसेंसिंग ऑर्डर है मिल्टन के अनुसार वो किस चीज़ को जन्म देता है? वो जन्म देता है डिसऑनर ऑफ राइटर को। ये एक तरह से अपमान किया जा रहा है, इंसल्ट जिसको हम कह सकते हैं डायरेक्टली, इंसल्ट ऑफ राइटर, कि लेखक का अपमान किया जा रहा है, डिग्निटी ऑफ लर्निंग का अपमान किया जा रहा है। क्योंकि जो लेखक हैं वो मिल्टन के अनुसार वो एक अच्छे इंटेंशन के साथ बुक को लिखते हैं, अपनी सारी बातें करते हैं, फ्रीडम के साथ लिखते हैं, लेकिन ये जजमेंट ऑफ लाइसेंस है उनकी इस फ्रीडम को ख़त्म कर देता है, उसकी इस फ्रीडम पर रोक लग जाती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको एक बात समझ में आ रही होगी, एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये जो लाइसेंस वाली कंडीशन है इसमें क्या है कि कुल मिलाकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर रोक है। इतना याद रख लेना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर रोक लगा दी गई है। अब ये बताइए, जब भगवान, मिल्टन भी इस बात को कहते हैं, एक उदाहरण देकर कहते हैं कि जब भगवान ने हमें यहाँ पर भेजा, सृष्टि पर भेजा, तो क्या हमारे विचारों पर रोक लगाकर भेजा था? बिल्कुल नहीं। भगवान ने इंसान को स्वतंत्रता प्रदान की थी। दोस्तों वही लाइन्स याद आती हैं जो रूसो की लाइन्स है ना, कि रूसो क्या कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। वही तो सिचुएशन है, वही तो स्थिति है कि ये जो परिस्थितियां हैं ना उनको, उनकी शक्तियों को एक तरह से जकड़ लेती हैं, इसको एक तरह से उस पर रोक लगा देती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मिल्टन ये आर्ग्यू कहते हैं कि किसी भी अगर जो ब्लेसफेमियस वर्क को पब्लिश कराया जाता है तो
जो सरकार है वो उसको पूरी तरह ख़त्म कर देती थी, या तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती थी, आग लगा देती थी, और इवन राइटर को उस चीज़ की मतलब कॉपी ही नहीं मिलती थी। अब इसको भी आपको समझना होगा इस वर्ड को, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया शब्द है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करना। ये वर्ड है ब्लास्फेमस। अब ये ब्लास्फेमस क्या होता है, किसको ब्लास्फेमस कहा जाता है? व्हाट इज ब्लास्फेमस? दोस्तों ये ब्लास्फेमस जो होता है ब्लास्फेमी से रिलेटेड है। ये धर्म के प्रति जब कोई आवाज़ उठाई जाती है तो उसको सरकार एक इंसल्ट के रूप में लेती थी मिल्टन के समय में, कि वो एक अपमान किया जा रहा है, धर्म का अपमान किया जा रहा है। और जबकि जो लेखक थे वो चर्च की पॉलिसीज़ का अपमान करते थे, ना कि रिलीजन का अपमान करते थे। और वो चर्च की पॉलिसीज़ ही का अपमान करना, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना उनको हजम नहीं होता था। हजम क्यों नहीं होता था वो मैं आपको ऑफ रिफॉर्मेशन में अच्छी तरह बता चुका हूँ। अगर आपने ऑफ रिफॉर्मेशन की वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा जो आपका ये वर्क है एरियोपैगेटिका। तो ये जो एरियोपैगेटिका है इसका मेन पर्पस क्या हुआ? इसका जो मेन पर्पस था मिल्टन का, वो एक आर्ग्यूमेंट था। किसके खिलाफ जाना? जो लाइसेंस सिस्टम था उसके खिलाफ जाना। इसमें मैंने आपको बताया कि मिल्टन जो है वो इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं कि, और उनकी आवाज़ में एक पर्सनल टच भी हमें देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि मिल्टन का जो डाइवोर्स ट्रैक्ट था उनको एनोनिमसली उनको पब्लिश कराना पड़ा था, लेकिन उसकी भी काफ़ी पॉप के द्वारा उसकी निंदा की गई थी और उस पर भी बहुत सारे के एडल्ट्री टाइप्स के उस पर आरोप लगाए गए थे। तो इन चीज़ों को लेकर दोस्तों ये एरियोपैगेटिका बना जो लिखा गया। और जो मिल्टन है, मिल्टन ये कहते हैं कि जो अच्छी बुक एक होती है वो सच को लेकर होती है, लेकिन अगर जो उसी सच पर रोक लगा दी जाए तो फिर दुनिया में वो सच कैसे भेजा जाएगा, और वो जो एक इंटेलेक्चुअल पावर है, जो नॉलेज है, वो लोगों तक कैसे जाएगी। दोस्तों इस बात को लेकर है ये एरियोपैगेटिका जो मैंने आज आपको बताया। इसको बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश मैंने आपको की, और इसका जो मेन फंक्शन और मेन पर्पज़ आपको देखने को मिला होगा ओवरऑल वो यही है कि एक रोक लगा देना, किस पर? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर एक रोक लगा देना। तो ये, और इसमें अलग अलग जो एग्जाम्पल जो हैं मिल्टन ने दिए हैं। अब इसके साथ साथ दोस्तों मैं इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनको लेकर मैं कल फिर एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं इसके जो पॉइंट्स हैं उनको लेकर मैं आपके साथ बातें करूंगा, उनको लेकर मैं आपको बताऊंगा कि एरियोपैगेटिका में कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। और सबसे पहले तो यही आता है कि एरियोपैगेटिका किसका वर्क है, ये इसका कंप्लीट टाइटल क्या है, ठीक है, इसमें रेफरेंसेस कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, मिल्टन किस चीज़ को लेकर खुश मतलब दुखी है, और मिल्टन यहाँ पर किस चीज़ का आर्ग्यूमेंट करता है, और इसके साथ साथ पॉलेमिक क्या होता है, और ये जो एरियोपैगेटिका है ये स्पीच के फॉर्म में है या पैम्पलेट के फॉर्म में है, वो सारी बातें जो आपसे डिस्कस की। और वो कौन सा वर्क था मिल्टन का डाइवोर्स को लेकर जिस पर रोक लगा दी गई। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान से शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, जिसमें चार्ल्स फर्स्ट के का भी रेफरेंस मैंने आपको इसमें यहाँ पर दिया, और उनके द्वारा जो वहाँ पर जब कानून लागू किया गया था उसके बारे में मैंने बताया, पार्लियामेंट के नियमों के बारे में मैंने बताया कि किस प्रकार से पार्लियामेंट ने रोक लगाई, और मिल्टन क्या सोचते हैं उसके बारे में वो भी मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और साथ में कमेंट बॉक्स में मुझे रेस्पॉन्स देकर बताना कि आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।